हेलो। हेलो। चलिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरे हर महादेव। जितने लोग कनेक्ट हुए सभी को कुमुदनी जी राधे राधे, चंपेश जी राधे राधे भाई, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो सबका टेस्ट के लिए तैयारी होगी अच्छे से, जल्दी से सब जुड़ जाएंगे। उसके बाद आज की इस क्लास को शुरू करेंगे। आज आप लोग का बायोलॉजी का क्लास टेस्ट है। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उसके रिगार्डिंग अभी आप लोग का एक 40 क्वेश्चन का आपका क्लास टेस्ट होगा आज की इस क्लास में। ठीक है, और आशा कर रहा हूँ कि सब बहुत अच्छे से आप लोग रिविजन कर लिए होंगे। ठीक है, चलो। तो मैं पहले कुछ रूल्स वगैरह बता देता हूँ टेस्ट का, क्या रूल्स होने वाला है, क्या नियम होने वाला है। चलिए, तो पहले तो मैं क्वेश्चंस लगा दे रहा हूँ जी। क्वेश्चंस पहले मैं लगा देता हूँ। चलिए, मैं रूल्स आपको बता दे रहा हूँ। रूल क्या होने वाला है, आज का जो आपका टेस्ट होगा, आज का जो टेस्ट होगा सब ध्यान सुनेंगे ना। आज का जो आपका टेस्ट होगा ये आपका कुल 40 क्वेश्चन पर होगा। कितने क्वेश्चन पर? 40 क्वेश्चन पर। और पूरे बायोलॉजी से ही, केवल बायोलॉजी, अभी तक आपका बायोलॉजी खत्म हो गया ना, तो बायोलॉजी से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये जो आपका टेस्ट होगा इसमें निगेटिव निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सही जो सही आंसर रहेगा, सही उत्तर रहेगा, उस पे आपको 1 नंबर मिलेंगे। ठीक है, 1 नंबर। और जो गलत आंसर होगा, गलत आंसर, उसमें 0.25 नंबर काटे जाएंगे। 0.25 नंबर काटे जाएंगे। जैसे एग्जांपल देता हूँ, देखो काउंट कैसे करना है, सब लास्ट में अपना नंबर बताएंगे ना। काउंट कैसे करना है, जैसे कि सपोज मानते हैं कि 15 क्वेश्चन का क्या हो रहा है, आपका टेस्ट हुआ। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 15 क्वेश्चन का आपका टेस्ट हुआ। तो 15 में आपने राइट कितने किए? 15 में आपने राइट किए 10 क्वेश्चन। तो एक एक क्वेश्चन कितने कितने नंबर का है? एक एक नंबर का है। तो 10 गुना 1 बराबर कितना हो गया आपका? 10 नंबर हो गया। आपने 10 क्वेश्चन राइट किए, लेकिन आपने 15 क्वेश्चन में रॉन्ग कितने कर दिए जी? 15 क्वेश्चन में आपने रॉन्ग कर दिए 5 रॉन्ग कर दिए। कितने रॉन्ग कर दिए? 5। तो 5 जितने आप रॉन्ग करोगे उसमें क्या करोगे? 0.25 का गुना कर दोगे। ठीक है, जैसे कि आपने 5 राउंड किया तो आपने क्या किया, 5 में आपने 0.25 का गुना कर दिया। तो अगर आप इसका गुना करोगे तो कितना आएगा? 1.25 आएगा। करोगे तो आपका 5 गुना 0.25 करोगे तो 1.25 आ जाएगा। अब करना क्या है, अंतिम में आप नंबर कैसे निकालोगे? राइट आपका कितना हुआ था? 10, तो 10 गुना 1 आपका 10 हुआ। और रॉन्ग कितना हुआ? 5, तो 5 गुना 0.25 बराबर कितना हो गया? 1.25। तो अंतिम में आप नंबर कैसे निकालोगे? ये 10 है, 10 माइनस क्या करोगे आप? 1.25 करोगे ना। 10 माइनस 1.25 ये आप माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? अगर माइनस करते हो तो आपका 8.75, ये आपका 8.75 क्या होगा? आपका नंबर हो गया। इसी प्रकार से आपको कैलकुलेट करना है। आया सब में? सबको कैसे कैलकुलेट करना है नंबर बताओ जी। नंबर कैसे कैलकुलेट करना है सबको आ गया ना समझ में? माइनस मार्किंग भी है, तो अगर आपको लगता है कि हाँ इस क्वेश्चन को अटेंड नहीं करना चाहिए तो आप स्किप कर सकते हो, अदरवाइज आपके ऊपर है। अगर ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। आगे सबको समझ में कैसे काउंट करना है? आशा करो सबको समझ में आ गया। इजी है, जितना सही होगा उसमें 1 का गुना करना है और जो गलत होगा उसमें 0.25 का गुना करना है। फिर सही से जितना गलत हुआ है उसको आपको घटा देना है, वही आपका नंबर निकलेगा। ठीक है, चलो ठीक है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। 40 क्वेश्चन का टेस्ट है। एक और चीज बता रहा हूँ, मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा और आपको 15 से, है ना, 15 से 20 सेकंड का समय दिया जाएगा। 15 से 20 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको करना क्या है, आप एक पेज पकड़ के बैठिए। उस पेज में क्या करना है, आपको नंबर लिखना है। जैसे मैं पहला क्वेश्चन बोलूंगा तो पहला क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद ऑप्शन को भी पढ़ूंगा। ऑप्शन को पढ़ने के बाद आपको जो भी आंसर लग रहा है, ए लग रहा है, बी लग रहा है, सी लग रहा है, डी लग रहा है, जो भी लग रहा है, तो उस नंबर के सामने में आपको आंसर को लिख देना है। उस नंबर के सामने क्या करना है, आपको आंसर को लिख देना है। ठीक है, और कोई कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं देगा, बता रहा हूँ ना, कोई कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं देगा। आप जहां भी लिख रहे हो, कोई भी पेज वगैरह में जहां भी आप लिख रहे हो, तो नंबर के सामने आपको क्या करना है, ए बी सी डी ऑप्शन जो भी आपको सही लग रहा है वो आपको लिखना है। ठीक है जी, चलो। हाँ ठीक है, बिल्कुल जी, नहीं लेना जी, मैं साइड हो जाऊंगा, मैं साइड हो जाऊंगा। क्वेश्चंस पूछने के बाद मैं साइड हो जाऊंगा और 15 से 20 सेकंड आप लोग को समय भी दिया जाएगा, है ना। 2 बार मैं क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ूंगा भी, है ना। चलो ठीक है, फिर शुरू करते हैं आज की इस क्लास को हम लोग, है ना। आज की इस क्लास शुरू करते हैं। सब रेडी हो जी? चलो शुरू करें, बताओ शुरू करें, सब रेडी हो? आज की इस क्लास को आपको जो बायोलॉजी का जो पहला टेस्ट है, क्लास टेस्ट, इसको मैं शुरू कर रहा हूँ। चलो जल्दी से कंफर्म कर दीजिए, हाँ ना, जल्दी से। सब रेडी हो गया ना? चलो, सब समझ में आ गया क्या क्या रूल्स है?
चलो ठीक है, सभी को ऑल द बेस्ट। चलो पहला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब कोई कमेंट सेक्शन में ध्यान नहीं देंगे, सबको बढ़िया क्वेश्चन को पढ़ना है और जो भी आंसर लग रहा है आंसर आपको करते चलना है। चलो बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न पे, है ना। बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न में, चलिए जी। किरण जी बता रहे भारत माता की जय। सही बात है, भारत माता की जय। चलिए पहला क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग ना। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। पहला क्वेश्चन है, कभी कभी अत्यधिक व्यायाम करने के बाद हमारी पेशियों में ऐंठन होती है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए है वायु श्वसन होता है और अल्कोहल लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा उत्पन्न होती है। दूसरा, अवायवीय श्वसन होता है और अल्कोहल CO2 और ऊर्जा उत्पन्न होती है। तीसरा, वायवीय श्वसन होता है और लैक्टिक अम्ल CO2 और ऊर्जा उत्पन्न होती है। और चौथा, अवायवीय श्वसन होता है और लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद आपको बताना है। नंबर 1 करिए और नंबर 1 के सामने में आपको जो भी आंसर लग रहा है ना, वो आपको आंसर लिखना है। पहला आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा, आप ऐसा लिख सकते हो ABCD, अपने हिसाब से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद जो भी आपको आंसर लग रहा है आपको आंसर लिखना है। वापस से पढ़ रहा हूँ, कभी कभी अत्यधिक व्यायाम करने के बाद हमारी पेशियों में ऐंठन होती है, इसका कारण यह है कि पहला वायवीय श्वसन होता है और अल्कोहल लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा उत्पन्न होती है। दूसरा, अवायवीय श्वसन होता है और अल्कोहल CO2 और ऊर्जा उत्पन्न होती है। और तीसरा, वायवीय श्वसन होता है और लैक्टिक अम्ल CO2 और ऊर्जा उत्पन्न होती है। और चौथा, अवायवीय श्वसन होता है और लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो भी आपको आंसर लग रहा है ना, आपको आंसर लिखना है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। आशा कर रहा हूँ सभी इसका आंसर कर लिए होंगे, है ना। मैं थोड़ा हट भी जा रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। आप लोग सभी इसका आंसर कर लिए होंगे, कर लिए सब आंसर। मैं आगे बढ़ूं, सबका आंसर हो गया जी। चलो देखो, हो गया सबका आंसर। अब मैं आगे बढ़ा हूं ना। चलो ठीक है, हो गया होगा। आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। 15 से 20 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न क्या करें, देखते हैं। देखो दूसरा प्रश्न हमारा, गलत कथन की पहचान कीजिए। आपको गलत कथन की पहचान करना है, ये हमारा दूसरा प्रश्न है। गलत कथन में पहला ऑप्शन क्या है, अंतः श्वसन के दौरान पसलियां बाहर की ओर जाती है। और अंतः श्वसन के दौरान डायफ्राम नीचे की ओर जाता है। उच्च श्वसन के दौरान पसलियां बाहर की ओर जाती है और उच्च श्वसन के दौरान डायफ्राम ऊपर की ओर जाता है। जो भी आपको आंसर लग रहा है ना, आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो। जैसा भी आपको आंसर लग रहा है उसके हिसाब से आप आंसर लगाइए, ठीक है। चलो, गलत कथन की आपको पहचान करना है। पहला ऑप्शन है अंतः श्वसन के दौरान पसलियां बाहर की ओर जाती है। दूसरा ऑप्शन है अंतः श्वसन के दौरान डायफ्राम नीचे की ओर जाता है। तीसरा ऑप्शन है उच्च श्वसन के दौरान पसलियां बाहर की ओर जाती है। और चौथा है उच्च श्वसन के दौरान डायफ्राम ऊपर की ओर जाता है। इसमें कुछ कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं जिसमें हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया है, लेकिन ये आप ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हो, या उस क्वेश्चन को जब मैं अंतिम में सॉल्यूशन बताऊंगा तो उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो, तो ये आपका दूसरा प्रश्न है, ये आपका दूसरा प्रश्न है, ठीक है। जो भी आपको आंसर लग रहा होगा सेकंड नंबर लिखिए और सेकंड नंबर के सामने ABCD या पहला दूसरा तीसरा चौथा जो भी आपको आंसर लग रहा होगा उसको आपको लिख देना है, ठीक है। तो आशा कर रहा हूं इस क्वेश्चन का भी आप लोग ने आंसर कर लिए होंगे। और अगर आप लोग को पता नहीं है तो स्किप भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, या अगर आप ऑप्शन के थ्रू बना पा रहे हो तो ऑप्शन के थ्रू बना सकते हो। चलो भाई, हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या देखते हैं, दो प्रश्न हमारा हो गया। तीसरा प्रश्न लोग बढ़ते हैं। मानव श्वसन तंत्र के निम्नलिखित अंगों को ऊपर से नीचे तक व्यवस्थित कीजिए। ये आपका तीसरा प्रश्न है। मानव श्वसन तंत्र के निम्नलिखित अंगों को ऊपर से नीचे तक व्यवस्थित कीजिए। पहला फेफड़ा, दूसरा डायफ्राम, तीसरा श्वास नली और चौथा स्वर यंत्र। जो भी आपको आंसर लग रहा है इसका आपको आंसर बताने है ना। जो भी आपको आंसर लग रहा है इसका आंसर आपको बताना है। मानव श्वसन तंत्र के निम्नलिखित अंगों को ऊपर से नीचे व्यवस्थित कीजिए। फेफड़े, डायफ्राम, श्वास नली, स्वर यंत्र। चलो, फेफड़े, डायफ्राम, श्वास नली, स्वर यंत्र। जो भी आपको आंसर लग रहा है ना, ये तीसरा प्रश्न है। ABCD जो भी आपको आंसर लग रहा है उसका आंसर आप लोग को लिखना है, ठीक है। नंबर लिखे आपको आंसर लिखना है जिसका सही आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, हो गया होगा, है ना। हो गया, इतना समय बहुत है ना। हो गया होगा आप लोग का। चलो, तो आप लोग बना लियोगे। 3 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। चौथा क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चौथा क्वेश्चन में चलते हैं जी, है ना। चौथा क्वेश्चन में लोग चलते हैं। देखिए, शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिका कौन सी है, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिका कौन सी है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिका कौन सी है। केशिका, धमनी, सिरा और महासिरा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
केशिका, धमनी, सिरा और महासिरा। वापस से मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूं। शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिका है केशिका, धमनी, सिरा और महासिरा। केशिका को इंग्लिश में कैपिलरी बोलते हैं, धमनी को आर्टरी कहा जाता है, सिरा को वेन कहा जाता है। ठीक है, चलो तो ये इस क्वेश्चन का भी आप लोग आंसर कर लिए होंगे। तो ये आपका 4 क्वेश्चन हो गया, ये आपका 4 क्वेश्चन हो गया। सबका ले रहा हूँ ना आंसर, में जल्दी जल्दी तो नहीं कर रहा हूँ, पर्याप्त तो मैं आप लोग को समय दे रहा हूँ जी, 15 से 20 सेकंड का समय मिल ही रहा है आप लोग को। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न के बाद हम लोग बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पे, है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पे। हमारा पांचवा प्रश्न क्या है, देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, धमनियों को सर्वोत्तम रूप से उन वाहिकाओं के रूप में परिभाषित किया जाता है जो, ऑप्शन है, रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक लेकर जाती है, या केशिकाओं में टूट जाती है जो एक सीरा बनाने के लिए फिर से जुड़ती है, या एक आंत के अंग से दूसरे आंत के अंगों में रक्त ले जाती है, और चौथा, विभिन्न अंगों को ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करती है। जो भी आपको आंसर लग रहा है आपको बताना है। ठीक है, पांचवा नंबर लिखिए, जो भी आपको आंसर लग रहा है ABCD ये आपको बताना है। धमनियों को सर्वोत्तम रूप से उन वाहिकाओं के रूप में परिभाषित किया जाता है जो, पहला है, रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाती है, दूसरा, केशिकाओं में टूट जाती है जो एक सीरा बनाने के लिए फिर से जुड़ती है, तीसरा, एक आंत के अंग से दूसरे आंत के अंगों में रक्त को ले जाती है, और चौथा, विभिन्न अंगों को ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करती है। चलो, जो भी आपको आंसर लग रहा होगा आंसर आपको लिखना है। हो गया, चलो सब ने इसका आंसर लिख लिए होंगे। कोई कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं देंगे ना आप लोग का। आज आप लोग का बायोलॉजी का टेस्ट चल रहा है, जिसमें से हम लोग 5 क्वेश्चन देख लिए, टोटल 40 क्वेश्चन का टेस्ट है। ठीक है, पूरा माइनस मार्किंग बेस्ड टेस्ट है आप लोग का। चलो हो गया होगा, ये आपका 5वां क्वेश्चन। आगे बात करते हैं 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन हम लोग बढ़ते, देखिए 6वां क्वेश्चन है, दोनों हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की उत्पत्ति के लिए किसकी आवश्यकता होती है। मतलब जो हीमोग्लोबिन है और मायोग्लोबिन है, इन दोनों की उत्पत्ति के लिए किसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन है विटामिन B12, दूसरा ऑप्शन है विटामिन ए, तीसरा ऑप्शन है आपका आयरन, और चौथा ऑप्शन है आपका कैल्शियम। ये आपका 6वां प्रश्न है। जो भी आपको इसका आंसर लगता है आपको क्या करना है, नंबर लिखना है, नंबर के सामने आंसर लिख देना है। ठीक है, बस देखिए, दोनों हीमोग्लोबिन मतलब आपका हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की उत्पत्ति के लिए मतलब किसकी आवश्यकता होती है, विटामिन B12, विटामिन ए, आयरन या कैल्शियम। तो ये आपका 6वां क्वेश्चन है। जो भी आपको आंसर लग रहा होगा नंबर लिखिए, नंबर के जस्ट सामने आंसर आपको लिख देना है ABCD। जो भी आंसर आएगा अंतिम में मैं आंसर बताऊंगा आप लोग को। आज आप लोग का बायोलॉजी का 40 क्वेश्चन का क्लास टेस्ट चल रहा है। चलो आगे बात करते हैं, ये आपका 6वां क्वेश्चन हो गया। आगे बात करते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या, देखिए 7वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है। मानव शरीर में कितने प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है। ऑप्शन दिए गए हैं, पहला 3 प्रकार, दूसरा 4 प्रकार, तीसरा 5 प्रकार और चौथा 6 प्रकार। सब पढ़ा दिया हो ना मैं। मानव शरीर में कितने प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है। पहला ऑप्शन है 3 प्रकार की, दूसरा ऑप्शन है 4 प्रकार की, तीसरा ऑप्शन है 5 प्रकार की और चौथा ऑप्शन है आपका 6 प्रकार की। जो भी आपको आंसर लग रहा है उसके हिसाब से आपको आंसर लिखने हैं। ठीक है, तो 7वां नंबर दीजिए, नंबर के सामने जो भी आपको आंसर लग रहा है आपको आंसर करने हैं। मानव शरीर में कितने प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार या 6 प्रकार। चलो हो गया होगा, सबने आंसर कर लिए होंगे। ये आपका 7वां क्वेश्चन है, ये आपका 7वां क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बढ़ते हैं 8वां प्रश्न पे। 8वां प्रश्न क्या हमारा देखते हैं, उस कथन की पहचान करें जो एटीपी के बारे में सत्य नहीं है। ये आपका 8वां क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन। एटीपी के बारे में मैंने पढ़ाया था आप लोग को, है ना। तो उस कथन की पहचान करें जो एटीपी के बारे में सत्य नहीं है। पहला, तंत्रिका आवेग प्रसार, दूसरा एंजाइमों का स्त्राव, तीसरा मसल्स का संकुचन और चौथा प्रोटीन संश्लेषण। जो भी आपको आंसर लग रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमसे नहीं बनेगा, ऑप्शन के माध्यम से भी आप नहीं बना पा रहे हो तो स्किप भी कर सकते हो, आपके ऊपर है वो। उस कथन की पहचान करें जो एटीपी के बारे में सत्य नहीं है, जो एटीपी के बारे में सत्य नहीं है। तंत्रिका आवेग प्रसार, एंजाइमों का स्त्राव, मसल्स का संकुचन, प्रोटीन संश्लेषण। ये हो गया आपका कौन सा नंबर का क्वेश्चन, 8वां नंबर का क्वेश्चन, है ना। ये आपका 8वां नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब किसी को भागना नहीं है, बता रहा हूं ना, टेस्ट चल रहा है, सीरियसली आप लोग को टेस्ट देना है जी। ये आपका हो गया 8वां प्रश्न। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं। अब मैं चलता हूं 9th प्रश्न में। आप लोग ने इसका आंसर कर लिए होंगे। अब मैं बढ़ता हूं 9th प्रश्न में। 9th प्रश्न क्या हमारा देखते हैं। 9th प्रश्न है, देखिए, जाइलम के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है। जाइलम मैंने कल पढ़ा था, जाइलम फ्लोएम उत्तक, याद आ रहा है।
तो जाइलम के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। पहला, यह एक उत्तक होता है। दूसरा, यह एक नली जैसी वाहिका होती है। तीसरा, यह भोजन तथा पोषक तत्वों का पत्तियों से पादपों के अन्य भागों तक संवहन करता है। और चौथा, वाष्पोत्सर्जन इसमें चूषण अभिकर्षण बल उत्पन्न करता है। जो भी आपको सही लग रहा है आंसर करिए। 9th प्रश्न है, जाइलम के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है आपको। पहला ऑप्शन है, यह एक उत्तक होता है। दूसरा, यह एक नली जैसी वाहिका होती है। तीसरा, यह भोजन तथा पोषक तत्वों का पत्तियों से पादपों के अन्य भागों तक संवहन करता है। और चौथा, वाष्पोत्सर्जन इसमें चूषण अभिकर्षण बल उत्पन्न करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अच्छे से आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद बताना है इसका सही आंसर क्या होगा, मतलब आपको लिखना है ना। ये आपका 9th नंबर का प्रश्न है, 9th नंबर का प्रश्न है। चलो, ऑप्शन से नेग्लेक्ट भी कर सकते हो कुछ कुछ चीजों को, या अगर आपको इसके बारे में पता है तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन तो आप लोग से बन ही जाएगा। चलो भाई, हो गया होगा, सबका आंसर हो गया होगा। ये आपका 9th नंबर का क्वेश्चन था। अब मैं आगे बढ़ता हूँ 10वें नंबर के क्वेश्चन पे। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ 10वें नंबर के क्वेश्चन में। एक बार और देख लो। यह एक उत्तक होता है। यह एक नली जैसी वाहिका होती है। यह भोजन तथा पोषक तत्वों का पत्तियों से पादपों के अन्य भागों तक संवहन करता है। और वाष्पोत्सर्जन इसमें चूषण अभिकर्षण बल उत्पन्न करता है। ये आपका 9th नंबर का प्रश्न हो गया। चलिए आगे बढ़ता हूँ। 10वां नंबर के प्रश्न में हम लोग चलते हैं। मूत्र बनते समय किसमें परानिस्पंदन होता है, बताना है। जब यूरिन बनता है तो किसमें परानिस्पंदन होता है। ऑप्शन है बोमन संपुट। दूसरा ऑप्शन है समीपस्थ संवलित नलिका। तीसरा ऑप्शन है दूरस्थ संवलित नलिका। और चौथा संग्रहण नलिका। जो भी आपको आंसर लग रहा होगा, ठीक है, जो भी आपको आंसर लग रहा होगा इसका आंसर आपको करना है। मूत्र बनते समय किसमें परानिस्पंदन होता है। मूत्र बनते समय किसमें परानिस्पंदन होता है। बोमन संपुट, समीपस्थ संवलित नलिका, दूरस्थ संवलित नलिका और संग्रहण नलिका। ये आपका 10वां प्रश्न है। मूत्र बनते समय किसमें परानिस्पंदन होता है। बोमन संपुट, समीपस्थ संवलित नलिका, दूरस्थ संवलित नलिका और संग्रहण नलिका। 10वां प्रश्न। अगर आपको लगता है कि ये नहीं बनेगा तो स्किप भी कर सकते हो, अगर अदरवाइज अगर आपको लगता है कि हाँ बना सकते हैं तो डेफिनेटली आप उसको ट्राई करिए। ठीक है, चलो बताना है। मूत्र बनते समय किसमें परानिस्पंदन होता है। बोमन संपूर्ण, समीपस्थ संवलित नलिका, दूरस्थ संवलित नलिका या आपका संग्रहण नलिका। ठीक है, ये आपका 10वां प्रश्न हो गया जी, है ना, 10वां प्रश्न हो जाएगा। चलो, बोमन संपूर्ण, समीपस्थ संवलित नलिका, दूरस्थ संवलित नलिका और संग्रहण नलिका। चलो, आंसर आप लोग बना लिए होंगे, 10वां क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर लिए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं 11वां क्वेश्चन में। 11वां क्वेश्चन क्या देखते हैं, हमारा 11वां क्वेश्चन क्या देखते हैं जी। खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित कौन करता है। खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित कौन करता है। मेड्यूला, मस्तिष्क, पोन्स और अनुमस्तिष्क। ये आपका 11वां क्वेश्चन है। खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है। मेड्यूला, मस्तिष्क, पोन्स या अनुमस्तिष्क। खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को, अनैच्छिक मतलब जो नॉन वॉलेंट्री जो प्रोसेस है उसको किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। मेडुला के द्वारा या ब्रेन के द्वारा या पोन्स के द्वारा या आपका अनुमस्तिष्क के द्वारा। जो भी आपको इसका आंसर लग रहा है, चलो जी, इसका आंसर जो भी आपको लग रहा है। चलो, 11वां क्वेश्चन का आंसर करना है। खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित कौन करता है। मेडुला, मस्तिष्क, पोन्स और अनुमस्तिष्क। पहले एक बार बना लो, फिर जहां भी जिस भी क्वेश्चन में आप लोग को डाउट रहेगा अंतिम में एक बार और पूछ लेना। पहले सीक्वेंस के साथ चलते हैं। चलिए देखिए, 11वां क्वेश्चन, 11वां को आप 11वां नंबर लिखना है और जो भी आपको आंसर लग रहा है उसके सामने में आपको आंसर लिखना है, ABCD। चलो, हो गया, ये आपका 11वां क्वेश्चन हो गया जी। 11 क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं 12वां क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं 12वां क्वेश्चन में। 11 क्वेश्चन तो हो गया, 12वां क्वेश्चन। मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में न्यूरॉन के किस भाग से जानकारी प्राप्त होती है। मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में न्यूरॉन के किस भाग से जानकारी प्राप्त होती है। 12वां प्रश्न है। अक्षतंतु, माइटोकॉन्ड्रिया, डेंड्राइट या तंत्रिका समाप्त होने के स्थान से। मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में न्यूरॉन के किस भाग से जानकारी प्राप्त होती है। अक्षतंतु से या माइटोकॉन्ड्रिया से या डेंड्राइट से या तंत्रिका समाप्त होने के स्थान से। कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है आपको बताना है। अक्षतंतु, माइटोकॉन्ड्रिया, डेंड्राइट्स या तंत्रिका समाप्त होने के स्थान। ये आपका 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न है, ये आपका 12वां प्रश्न है जी ना, 12वां प्रश्न है। चलो, ये 12 आपका 12वां प्रश्न हो जाएगा।
हो गया, सबका बन गया होगा, सबका बन गया होगा 12। आगे बात करते हैं 13वां नंबर के प्रश्न बढ़ते हैं। 13वां नंबर का प्रश्न क्या कर रहे हैं देखते हैं। 13वां नंबर का प्रश्न है, नेत्र गोलक की बाहरी परत में उपस्थित होता है। नेत्र गोलक की बाहरी परत में क्या उपस्थित होता है? कोरोइड उपस्थित होता है, या परितारिका उपस्थित होता है, या रेटिना उपस्थित होता है, या श्वेत पटल उपस्थित होता है? बताओ, नेत्र गोलक की बाहरी परत में उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है? नंबर लिखना है, नंबर के सामने ए बी सी डी, या पहला दूसरा तीसरा चौथा, जो भी आपको आंसर लग रहा है आपको आंसर करना है। नेत्र गोलक की बाहरी परत में क्या उपस्थित होता है? आपका कोरोइड, परितारिका, रेटिना या श्वेत पटल। रेटिना या श्वेत पटल आंसर करना है ना, मतलब इसका आंसर आप लोग को लिखना है। चलो हो गया, आगे बात करते हैं। ये आपका 13 नंबर का प्रश्न हो गया। चलो 14 नंबर के प्रश्न बढ़ते हैं। मानव कान के उस हिस्से को क्या कहते हैं जो श्रव्य ध्वनि तरंगों से संबंध दाब में होने वाले परिवर्तनों को वैद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? ये आपका एक नया क्वेश्चन है आप लोग के लिए ना, अगर आपको लगता है तो आप इसको अटेंड कर सकते हो, अदरवाइज आपके ऊपर है। ये कौन सा नंबर है? जब आपका 14 नंबर का है ना। चलो, तो मानव कान के उस हिस्से को क्या कहते हैं जो श्रव्य ध्वनि तरंगों से संबद्ध दाब में होने वाले परिवर्तनों को वैद्युत संकेतों में परिवर्तित करते हैं? श्रवण तंत्रिका, या आपका कर्णावर्त, या कर्णपट, या युटेष्टि नलिका? ये आपको 14 नंबर का प्रश्न है। मानव कान के उस हिस्से को क्या कहेंगे जो श्रव्य ध्वनि तरंगों से संबद्ध दाब में होने वाले परिवर्तनों को वैद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को आपको पढ़ना है, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ ना, थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ भाई, ठीक है। चलो, ये आपको 14 नंबर का प्रश्न है। 14 नंबर का प्रश्न है, जो भी आपको आंसर लग रहा है ए बी सी डी आपको लिखना है, ठीक है। 14 नंबर का प्रश्न है, जो भी आपको आंसर लग रहा है आपको लिखना है। चलो, हो गया होगा सबका। मानव कान के उस हिस्से को क्या कहेंगे जो श्रव्य ध्वनि तरंगों से संबद्ध दाब में होने वाले परिवर्तनों को वैद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? श्रवण तंत्रिका, कर्णावृत, कर्णपट, या युष्टेष्टि नलिका? देखो, चलो हो गया। देखो, मैं थोड़ा स्लो इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि अंतिम में आप लोग ऐसा मत बोल सको मुझे क्या कि सर थोड़ा जल्दी जल्दी हो गया करके, इसीलिए ना मैं थोड़ा समय भी ले रहा हूँ। चलो ठीक है, ये आपका 14 नंबर का प्रश्न है। चलो 15 नंबर का प्रश्न में चलते हैं। नेत्र के किस भाग में एक वर्णक मौजूद होता है जिसके कारण नेत्र भूरे, नीले या काले रंग का होता है? ये 15 नंबर का प्रश्न है। वापस से पढ़ दे रहा हूँ। नेत्र के किस भाग में एक वर्णक मौजूद होता है जिसके कारण नेत्र भूरे, नीले या काले होते हैं? कार्निया, कोरोइड, आइरिस, या नेत्र कांचाभ द्रव? नेत्र के किस भाग में एक वर्णक मौजूद होता है जिसके कारण नेत्र भूले, नीले या काले होते हैं? कार्निया, कोरोइड, आइरिस, या नेत्र कांचाभ द्रव? जो भी आपको आंसर लगता है इसका आंसर आप लोग को लिखना है। ये आपको कौन से नंबर का है? 15 नंबर का, ठीक है। चलो 15 नंबर का क्वेश्चन है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचा है, ठीक है। 15 नंबर का है। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। अब चलते हैं हम लोग 16 नंबर के प्रश्न। ये 15 नंबर का क्वेश्चन हो गया जी। अब हम लोग बात करते हैं 16वें नंबर के प्रश्न पे। 16 नंबर का प्रश्न क्या देखते हैं। अगर आदमी की याददाश्त कमजोर हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा घायल हो गया है? अगर कोई आदमी है उसका अगर याददाश्त क्या हो गया, कमजोर हो गया है, तो कौन सा हिस्सा उसका घायल हो गया है? मज्जा, सेरिबेलम, सेरिब्रम, या हाइपोथैलेमस? अगर आदमी की याददाश्त कमजोर हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा घायल हो गया है? मज्जा, सेरिबेलम, सेरिब्रम, या हाइपोथैलेमस? मैंने पढ़ाया है ब्रेन में, अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए, अगर आदमी की याददाश्त कम हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा घायल हो गया है? मज्जा, सेरिबेलम, सेरिब्रम, या हाइपोथैलेमस? ये हो गया आपका 16 नंबर का प्रश्न। आपका 16 नंबर का प्रश्न हो गया। ये आपका 16 नंबर का प्रश्न हो गया जी। चलो आगे बात करते हैं। ये 16 नंबर का प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। आगे बात करते हैं 17वें नंबर के प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं। 17वें नंबर का प्रश्न क्या कर रहे हैं देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? ये आपका 17वां नंबर का प्रश्न है। कौन सा मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? पश्च मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, या इनमें से कोई नहीं? ये आपका 17वां नंबर का प्रश्न है। कौन सा मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? पश्चिम मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, या इनमें से कोई नहीं? जो भी आपको आंसर लग रहा है आपको आंसर इसके अकॉर्डिंग करने हैं, ठीक है। ये आपका 17 क्वेश्चन है। कौन सा मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? पश्चिम मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, या इनमें से कोई नहीं? ये आपका 17वें नंबर का प्रश्न हो गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं, 18वें नंबर के प्रश्न बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? कौन सा आपका पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? कौन सा पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? बताना है। मज्जा और हाइपोथैलेमस, अनुमस्तिष्क या पोन्स वेरोलाई। देखो इसी को आपका मेडुला ऑब्लागेंटा भी बोलते हैं। तो कौन पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? आपका मेडुला ऑब्लागेंटा या हाइपोथैलेमस या अनुमस्तिष्क या पोन्स वेरोलाई। जो भी आपको आंसर लग रहा है आपको आंसर कर देने हैं। जो भी आपको आंसर लग रहा है आपको आंसर कर देना। ये आपका 18 नंबर का प्रश्न हो गया। ये आपका 18 नंबर का प्रश्न हो गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। चलो अभी देखो, अभी जैसा जैसा क्वेश्चन है ना, जैसा जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आप लोग बनाइए। जैसा क्वेश्चन है उसके हिसाब से आप लोग बनाइए। कौन पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? मज्जा, हाइपोथैलेमस, अनुमस्तिष्क या पोन्स वेरोलाई। ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। 19वां नंबर पे हम लोग चलते हैं। 19वां नंबर हमारा क्या देखते हैं? अनुमस्तिष्क अर्थात सेरिबेलम के लिए कौन सा सही नहीं है? अनुमस्तिष्क अर्थात सेरिबेलम के लिए कौन सा सही नहीं है? पहला, यह मस्तिष्क के पश्च क्षेत्र में स्थित होता है। और दूसरा, यह गति, वाणी, दृष्टि, गंध, स्वाद, श्रवण, बुद्धि आदि को नियंत्रित करता है। तीसरा, यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग है। और चौथा, यह शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। तो आपको अनुमस्तिष्क अर्थात सेरिबेलम के लिए बताना कि कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है। आपको बताना है कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है। ये आपका 19 नंबर का 19वें नंबर का प्रश्न है। कौन से नंबर का? 19वें नंबर का प्रश्न है जी, है ना, 19वें नंबर का प्रश्न है। ये आपका 19वें नंबर का प्रश्न है। 19वें नंबर का प्रश्न है। चलो, तो अनुमस्तिष्क अर्थात सेरिबेलम के लिए कौन सा सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? यह मस्तिष्क के पश्च क्षेत्र में स्थित होता है। यह गति, वाणी, दृष्टि, गंध, स्वाद, श्रवण, बुद्धि आदि को नियंत्रित करता है। यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग है और यह शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। ये हो गया आपका कौन सा नंबर का? 19वें नंबर का प्रश्न। आगे बात करते हैं 20वें नंबर का प्रश्न। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से चिंतन के लिए उत्तरदायी होता है? पश्चिम मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का कौन सा जो भाग है वो मुख्य रूप से चिंतन के लिए उत्तरदायी होता है? ये आपका 20वां नंबर का प्रश्न है। पश्चिम मस्तिष्क होता है या अनुमस्तिष्क होता है या मध्य मस्तिष्क होता है या अग्र मस्तिष्क होता है? जो भी आपको आंसर लग रहा है इसका आंसर आपको करना है। मानव मस्तिष्क का कौन सा मुख्य भाग, मतलब कौन सा भाग मुख्य रूप से चिंतन के लिए उत्तरदायी होता है? पश्चिम मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क। चलो, ये आपका 20वें नंबर का प्रश्न है। कौन सा नंबर का? जो आपका 20वें नंबर का प्रश्न है। ठीक है, ये आपका 20वें नंबर का प्रश्न है। 20वें नंबर का प्रश्न है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ये आपका 20वें नंबर का प्रश्न हो गया। अब हम लोग आगे बात करते हैं 21वें नंबर में चलते हैं हम लोग। हो गया? चलो जी आगे बढ़ते भैया, 21वें नंबर पे चलते हैं। मानव फेफड़ों का कौन सा भाग गैसों के विनिमय के लिए पृष्ठ प्रदान करता है? ये आपका 21 नंबर का क्वेश्चन है, 21वें नंबर का क्वेश्चन है। मानव फेफड़ों का कौन सा भाग गैसों के विनिमय के लिए पृष्ठ प्रदान करता है? डायफ्राम, ब्रोंक्यूल, ब्रोंकियाई या एल्वियोली। जो भी आपको आंसर लग रहा है। मानव फेफड़ों का कौन सा भाग गैसों के विनिमय के लिए पृष्ठ प्रदान करता है? डायफ्राम, ब्रोंक्यूल या ब्रोंकियाई या आपका एल्वियोली। चार ऑप्शन दिए गए। 21वें नंबर के क्वेश्चन में चार ऑप्शन है। अच्छे से पढ़िए, जो भी आपको आंसर लगता है आपको आंसर लिखना है। तो मानव फेफड़ों का कौन सा भाग गैसों के विनिमय के लिए पृष्ठ प्रदान करता है? डायफ्राम, ब्रोंक्यूल, ब्रोंकियाई या एल्वियोली। ये आपका 21वें नंबर का प्रश्न हो गया। 22वें नंबर में चलते हैं। अमाशय द्वारा स्त्रावित बलगम की भूमिका क्या है? अमाशय द्वारा स्त्रावित बलगम की भूमिका क्या है? ठीक है, बताना है। 22वें नंबर का प्रश्न है, अमाशय द्वारा स्त्रावित बलगम की भूमिका क्या है? अमाशय की परत की रक्षा करना, वसा को पचाना, भोजन में कीटाणुओं को मारना या प्रोटीन को पचाना। ये आपका 22वें नंबर का प्रश्न है। अमाशय द्वारा स्त्रावित बलगम की भूमिका क्या है? अमाशय की परत की रक्षा करना, वसा को पचाना, भोजन में कीटाणुओं को मारना या प्रोटीन को पचाना। ये आपका 22वां क्वेश्चन है ना। इसका भी आपको आंसर लिखना है। आशा कर रहा हूँ आप लोग इसका आंसर लिख लोगे। आशा कर रहा हूँ जी आप लोग इसका आंसर लिख लोगे। ये आपका 22वें नंबर का प्रश्न है। अभी आप लोग को एक चीज समझ में आ रहा होगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजों को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका क्या कहलाती है? आपको बताना है सबसे बड़ी। आप लोग के लिए नया क्वेश्चन हो सकता है। सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका क्या कहलाएगी? बेसोफिल, इयोसिनोफिल, मोनोसाइट या लिम्फोसाइट, है ना। ये आपका कौन सा नंबर का क्वेश्चन है जी? ये आपका 23वें नंबर का क्वेश्चन है ना। सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका क्या कहलाएगी? ये 23वें नंबर का प्रश्न है। अब बेसोफिल या इयोसिनोफिल या मोनोसाइट या आपका लिम्फोसाइट। ये आपका चार ऑप्शन दिए गए। सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका क्या कहलाएगी? बेसोफिल, इयोसिनोफिल, मोनोसाइट या आपका
लिम्फोसाइट। ये आपका हो जाएगा कौन सा नंबर का क्वेश्चन? 23वें नंबर का क्वेश्चन है ना, ये आपका 23वें नंबर का क्वेश्चन, 23वें नंबर का क्वेश्चन हो गया। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग। आप लोग बना लिए होंगे सबसे बड़ी श्वेत रक्तकणिका का क्या कहलाएगी? अगर लगता है इसका आंसर पता है तो डेफिनेटली बना सकते हो, अदरवाइज आपको लगता है कि नहीं स्किप करना चाहिए तो स्किप भी कर सकते हो। ये आपका 23वें नंबर का क्वेश्चन हो गया। आगे बात करते हैं 24वें नंबर का क्वेश्चन। कमजोर मसल्स और बहुत कम ऊर्जा वाले व्यक्ति विटामिन B1 की कमी के कारण निम्नलिखित में से किस रोग से ग्रसित होते हैं? ये आपका 24 नंबर का प्रश्न है, 24 नंबर का प्रश्न है। कमजोर मसल्स और बहुत कम ऊर्जा वाले व्यक्ति विटामिन B1 की कमी के कारण किस रोग से ग्रसित होते हैं? स्कर्वी, सूखा रोग, रतौंधी या बेरी? जो भी आपको आंसर लग रहा है, 24वां नंबर का आंसर जो भी आपको आंसर लग रहा है आपको बताना है। कमजोर मसल्स और बहुत कम ऊर्जा वाले व्यक्ति विटामिन B1 की कमी के कारण निम्नलिखित में से किस रोग से ग्रसित होते हैं? देखो, अगर एग्जामिनर चाहते तो सीधा ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते थे कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, लेकिन वो थोड़ा फंसा रहा है, मतलब घुमाने की कोशिश कर रहा है ना, ऊपर में और एक वाक्य जोड़ दिया। तो इसी प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में भी, घुमाने के टाइप, है ना, मतलब फंसाने वाला। तो आप लोग को अच्छे से पढ़ना है, सीधी सी बात है, अच्छे से पढ़िए, डेफिनेटली आंसर आप लोग को मिल जाएगा अगर अच्छे से रिविजन किए होगे तो, जितना पढ़ा गया उसको। तो आपको 24वें नंबर का प्रश्न हो गया। आगे बात करते हैं 25वें नंबर का प्रश्न। मनुष्य में आमतौर पर अलिंग गुणसूत्र के जोड़ों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में आमतौर पर अलिंग गुणसूत्र के जोड़ों की संख्या कितनी होती है? मैं इंग्लिश में इसको रूपांतरण अभी नहीं करने वाला, क्योंकि करूंगा तो सब आप लोग बना लोगे इसका, है ना। अब जैसा क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है उसके हिसाब से आप लोग बनाइए। ये आपका 25वां नंबर का क्वेश्चन है, 25वां नंबर का क्वेश्चन है। मनुष्य में आमतौर पर अलिंग गुणसूत्र के जोड़े की संख्या कितनी होती है? और कुछ कुछ चीजों का मैं इंग्लिश रूपांतरण इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि हाँ दिमाग में आपको ये आना चाहिए कि हाँ अगर मैं कुछ चीज बताता हूँ, चलो कोई अगर इंग्लिश नाम बता दिया, हिंदी नाम बता दिया, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हाँ हम लोग जाने कि सर उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम सब टीचर ही बता रहे हैं, आपको भी वो चीज देखना है। तो मनुष्य में आमतौर पर अलिंग गुणसूत्र के जोड़ों की संख्या कितनी होती है? 10, 21, 20 और 22। ये आपका 25वें नंबर का प्रश्न है। ये आपका 25वें नंबर का प्रश्न है। ये आपका 25वें नंबर का प्रश्न है। चलिए सब बना लिए होंगे। ये 25वें नंबर का प्रश्न है। 26वें नंबर में लोग चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक अग्नाशय ग्रंथि के बारे में सही है? क्या बोल रहा है? पेंक्रियाटिक ग्लैंड, अग्नाशय ग्रंथि के बारे में कौन सा आपका सही है ना। ये आपका कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 26वें नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद 14 क्वेश्चन और बचा। 26वें नंबर का क्वेश्चन हम लोग आधा से ज्यादा क्वेश्चन को लोग सॉल्व कर लिए हैं, मतलब उसको हम लोग देख लिए टेस्ट पेपर, टेस्ट जो चल रहा है ना उसके आधे से ज्यादा क्वेश्चन को हम लोग देख लिए हैं। तो कौन सा एक अग्नाशय ग्रंथि के बारे में सही है? केवल अंतःस्रावी प्रणाली का एक भाग है, केवल इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करती है, पाचन और अंतःस्रावी दोनों का एक भाग है, और प्रजनन हार्मोन को स्रावित करती है। जो भी आपको आंसर लग रहा है। 26वें नंबर का प्रश्न है, कौन सा एक अग्नाशय ग्रंथि के बारे में सही है? केवल अंतःस्रावी प्रणाली का एक भाग है, केवल इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करती है, और पाचन और अंतःस्रावी दोनों का एक भाग है, और प्रजनन हार्मोन को स्रावित करती है। ठीक है, चलो ये आपका कौन सा नंबर का? 26वें नंबर का प्रश्न हो गया। ये आपका 26वें नंबर का प्रश्न हो गया। 26वें नंबर का आपका प्रश्न हो गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये 26वें नंबर का आपका प्रश्न हो गया। आशा कर रहा हूं सब बना लिए होंगे। 27वें नंबर के प्रश्न बढ़ते, देखिए कौन सा अनुक्रम मानव पाचन तंत्र के संबंध में सही है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 27वें नंबर का। चलो, कौन सा अनुक्रम मानव पाचन तंत्र के संबंध में सही है? क्या पता है क्वेश्चन सीधा एग्जाम में भी देखने को मिल जाए। अंतर्ग्रहण, अवशोषण, पाचन, स्वांगीकरण, मल त्याग। अवशोषण, अंतर्ग्रहण, स्वांगीकरण, पाचन, मल त्याग। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, मल त्याग, और अंतर्ग्रहण, स्वांगीकरण, पाचन, अवशोषण, मल त्याग। जो भी आपको आंसर लग रहा है, 27वें नंबर का क्वेश्चन है। नंबर लिखिए और इसका आपको आंसर लिख देना है। 27वें नंबर का प्रश्न है ये आपका। 27वें नंबर का प्रश्न है, कौन सा अनुक्रम मानव पाचन तंत्र से संबंधित है ना, पाचन तंत्र से संबंध में सही है, आपको बताना है। 27वें नंबर का प्रश्न है, आप लोग बना लिए होंगे। तो ये आपका 27वें नंबर का प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 28वें नंबर के प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। 28वें नंबर के प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। पीयूष ग्रंथि को मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है, क्यों? देखो, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, उसको आपका मुख्य स्रावी ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, रीजन क्या है? ऑप्शन है, ऑप्शन है देखो आपका 28वें नंबर का प्रश्न है, यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में स्थित होती है। दूसरा, यह शरीर की वृद्धि की मात्रा को नियंत्रित करती है। तीसरा, यह अन्य अंतःस्रावी की गतिविधियों को नियंत्रित करती है। चौथा, यह स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के कार्य के लिए उत्तरदायी है। देखो, एक चीज है, आप लोग को जब क्वेश्चन देख रहे होगे ना, तो आप लोग को लग रहा होगा कि सर कहाँ कहाँ से आप क्वेश्चन लिए हो। एक चीज ध्यान रखो, अगर सेम चीजें जो पढ़ाया जा रहा है ना, सेम चीजें पढ़ाया जा रहा है, अगर वही चीजें आ जाएगा तो सबके सब टॉप लोग कर लेंगे, सबके सबका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा एग्जामिनर कैसे करते हैं, थोड़ा ना हट के क्वेश्चन डिजाइन करते हैं, हमको सोचने पे मजबूर करते हैं। उसी प्रकार से सब क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है।
ठीक है, तो भाई अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को, डेफिनेटली आप लोग आंसर तक पहुंच जाओगे, बस अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए और रिवीजन कियोगे तो क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे, मतलब उसके आंसर तक पहुंच जाओगे आप लोग। ठीक है, चलो देखिए, पीयूष ग्रंथि को मुख्य अंतः स्त्रावी ग्रंथि कहा जाता है, क्यों, रीजन क्या है, पहला, यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में स्थित होती है, दूसरा, यह स्त्री की वृद्धि की मात्रा को नियंत्रित करती है, तीसरा, यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की गतिविधि को नियंत्रित करती है, और चौथा, यह स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के कार्यकी के लिए उत्तरदायी है। ये आपका 28वां नंबर का प्रश्न हो गया। ठीक है, ये आपका 28वां नंबर का प्रश्न हो गया। आगे बात करते हैं 29वां नंबर का प्रश्न पढ़ते हैं। मानव पाचन तंत्र के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? ये आपका 29वां नंबर का प्रश्न है, अच्छे से पढ़िए, भले तब बड़ा सा क्वेश्चन, बड़ा सा दिख रहा है क्वेश्चन, लेकिन ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए एकदम ध्यान से। पहला ऑप्शन है, छोटी आंत अति कुंडलित है और इसमें हजारों दीर्घ रोम है। दूसरा, पित्ताशय द्वारा स्त्रावित पित्त रस को यकृत ग्रहण करता है। तीसरा, बड़ी आंत छोटी आंत से चौड़ी और छोटी है। चौथा, पाचन के अपशिष्ट उत्पाद मलाशय में एकत्र होते हैं और गुदा से निष्कासित होते हैं। देखो इतना बड़ा सा क्वेश्चन, अगर थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो इजीली आप आंसर तक चले जाओगे इसका। ठीक है, तो ये आपका 29 नंबर का क्वेश्चन है। मानव पाचन तंत्र के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? छोटी आंत अति कुंडलित है और इसमें हजारों दीर्घ रोम है। पित्ताशय द्वारा स्त्रावित पित्त रस को यकृत ग्रहण करता है और बड़ी आंत छोटी आंत से चौड़ी और छोटी है, और पाचन के अपशिष्ट उत्पाद मलाशय में एकत्र होते हैं और गुदा से निष्कासित होते हैं। ये आपका 29 नंबर का प्रश्न है। ये आपका 29 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, चलो अच्छे से पढ़िए, डेफिनेटली आप आंसर तक पहुंच जाओगे अगर आपने रिवीजन अच्छे से किया होगा तो। ठीक है, चलो आपका ये 29वां नंबर का प्रश्न हो गया। अब हम लोग चलते हैं 30वें नंबर के प्रश्न में, 30 नंबर के प्रश्न चलते हैं। बीसीजी वैक्सीन, मैंने कल बताया था आपको बीमारी से भी मैं क्वेश्चन दूंगा करके, है ना, तो बीसीजी वैक्सीन किस बीमारी की रोकथाम के लिए दी जाती है? बीसीजी वैक्सीन किस बीमारी की रोकथाम के लिए दी जाती है? टीबी, हेपेटाइटिस, हैजा या टिटनेस? ये आपका 30 नंबर का प्रश्न है। 30 नंबर का प्रश्न है, बीसीजी का जो वैक्सीन है वो किस बीमारी की रोकथाम के लिए दी जाती है? टीबी, हेपेटाइटिस, हैजा या टिटनेस? आपका टीबी, हिपेटाइटिस, हैजा या टिटनेस। और मैंने बोला था आप लोग को बीमारी वाला क्लास को भी आप लोग को देखना है करके, अगर देखिएगा तो डेफिनेटली आंसर आप लोग कर लिए होंगे। तो बीसीजी वैक्सीन किस बीमारी की रोकथाम के लिए दिया जाता है? ये आपका कौन सा नंबर का क्वेश्चन? आपका 30वें नंबर का प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 10 क्वेश्चन बस और बचा है ना, 10 क्वेश्चन और बचा, फिर आपका ये टेस्ट खत्म हो जाएगा, फिर मैं जल्दी जल्दी आप लोग को आंसर बता दूंगा, फिर आप लोग बढ़िया नंबर बताना कितने नंबर आप लोग ने लाए। चलो भैया, ये आपका 30 क्वेश्चन हो गया। आगे बात करते हैं 31वां प्रश्न। निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? बार बार पूछने वाला क्वेश्चन है, ये आपका 31 नंबर का प्रश्न है। जो निमोनिया है वो मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? वृक्क, फेफड़ा, यकृत या हृदय? वृक्क, फेफड़ा, यकृत या हृदय? बताओ जी। ये आपका 31 नंबर का प्रश्न है। निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करेगा या करता है? किडनी को, लंग्स को, लीवर को या हार्ट को? ये आपको जाएगा 31, 31वां नंबर का प्रश्न, 31वां नंबर का प्रश्न। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं 32वें नंबर के प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं, बना लिए होंगे। 32वां नंबर का प्रश्न, मलेरिया और कालाजार किसके कारण होता है? ये आपका 32वां नंबर का प्रश्न है। 32वां नंबर का प्रश्न, मलेरिया और कालाजार निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ये यार इतना बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ना, ये बहुत एग्जाम में मैंने देखा है इसको, मलेरिया को स्पेशली। मलेरिया और कालाजार किसके कारण होता है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु? इसका भी आप लोग आंसर कर लिए होंगे, सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपने रिविजन वगैरह किया होगा, पढ़े वगैरह होगे तो डेफिनेटली हो जाएगा, आपसे बन जाएगा। चलो तरीका मैंने बताया था, अगर वो तरीका याद होगा तो डेफिनेटली बन जाएगा आपसे। मलेरिया और कालाजार किसके कारण होता है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु। 32वां नंबर हो गया। 33वां नंबर, शरीर का निद्रा का चक्र किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है? शरीर का जो निद्रा है ना, इसका चक्र किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है? प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल, प्रोजेस्टेरॉन और मेलाटोनिन? ये आपका कौन सा नंबर का प्रश्न है भैया? 33वें नंबर का प्रश्न। सभी से जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, एक दो क्वेश्चन बस को छोड़ दो, बाकी सब चीजों के बारे में मैंने बताया है आप लोग को। ठीक है, हाँ, लेकिन डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा है ना, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, इधर उधर घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है। और इसी प्रकार से आपको तैयारी भी करना है भाई, ऐसा नहीं कि एकदम आप पढ़ो एकदम डायरेक्टली उसी से क्वेश्चन आ जाए, ऐसा भी नहीं होगा, वो घुमा के क्वेश्चन करेगा। तो जैसा पैटर्न है ना, उसी प्रकार से आपको भी तैयारी करना है। तो शरीर का निद्रा का चक्र किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है? प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल, प्रोजेस्टेरॉन या आपका मेलाटोनिन? ये आपका 33वें नंबर का प्रश्न हो गया। आगे बात करते हैं 34वें नंबर के प्रश्न बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा चयापचय को नियंत्रित करता है ताकि विकास के लिए सर्वोत्तम संतुलन प्रदान किया जा सके? ऑप्शन है थायरॉक्सिन, एपिनेफ्रिन, ऑक्सीटोसिन और आपका एंडोर्फिन। एंडोर्फिन, ये कौन से नंबर का प्रश्न है भैया? ये है आपका 34वां नंबर है ना, 34वां नंबर का प्रश्न है। कौन सा हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा
चयापचय को नियंत्रित करता है ताकि विकास के लिए सर्वोत्तम संतुलन प्रदान किया जा सके। थायरॉक्सिन, एपिनेफ्रिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोफ्रिन। एंडोफ्रिन ये आपका कौन से नंबर का हो गया? आपका 34वें नंबर का। ये आपका 34वें नंबर का प्रश्न हो गया, 34वें नंबर का प्रश्न। और मैंने कल बता भी था सबको कि सबको क्लास टेस्ट अटेंड करना करके, कई लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। सीरियस होना पड़ेगा भाई सबको यार, केवल कोर्स परचेज कर लेने से नहीं होने वाला। ये आपका 34वें नंबर का प्रश्न हो गया। आगे बात करते हैं 35वें नंबर का प्रश्न। नहीं बन रहा है तो भी देखो किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, कैसे बनाना है, ये सबका आइडिया लगेगा। 35वां है वह हार्मोन जो अग्नाशय द्वारा निर्मित होता है और रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने में मदद करता है। इस क्वेश्चन की भी आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, कई बार पूछा भी गया है 35वां क्वेश्चन। और मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन तो सबका सही होगा, ये क्वेश्चन तो सबका सही होगा। वह हार्मोन जो अग्नाशय द्वारा निर्मित होता है और रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने में मदद करता है। वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन और थायरॉक्सिन। 35वां नंबर का प्रश्न है, जो भी आपको आंसर लग रहा है आपको बताना है। वह हार्मोन जो अग्नाशय द्वारा निर्मित होता है और रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने में मदद करता है। ये आपका 35वें नंबर का प्रश्न हो गया, 35वें नंबर का प्रश्न हो गया। चलिए आगे बात करते हैं 36वें नंबर के प्रश्न में लोग बढ़ते हैं। देखिए, कौन सी कोशिका नर शुक्राणु और मादा अंडे के मिलन का उत्पाद है? युग्मनज, युग्मक, डिंब और भ्रूण। कौन सी कोशिका नर शुक्राणु और मादा अंडे के मिलन का उत्पाद है? ये आपका कौन से नंबर का? जब 36वें नंबर का है ना, ये आपका 36वें नंबर का क्वेश्चन है। 36वें नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कोशिका नर शुक्राणु और मादा अंडे के मिलन का उत्पाद है? युग्मनज, युग्मक, डिंब और भ्रूण। ये आपका 36वें नंबर का प्रश्न है, 36वें नंबर का प्रश्न। ये सब डिस्कस कर दिया हो ना, मैं क्लास से बता दिया हूँ सबके बारे में। हाँ, लेकिन डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा है, कुछ इधर उधर करके क्वेश्चन पूछा है, लेकिन पूछा तो है। चलो, ये कौन सी कोशिका नर शुक्राणु और मादा अंडे के मिलन का उत्पाद है? आगे बात करते हैं। उसके बाद 36वें के बाद 37वें क्वेश्चन में चलते हैं। 37वां क्वेश्चन कौन सा है? ये नया क्वेश्चन आप लोग के लिए, अगर इसको स्किप करना चाहे तो कर भी सकते हो, या पता है तो लगा सकते हो। गर्भावस्था परीक्षण में किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? ये 37 नंबर का प्रश्न है। आपका गर्भावस्था परीक्षण में, प्रेगनेंसी जो आपका टेस्ट होता है उसमें कौन से हार्मोन को टेस्ट करते हैं? FSH, HCG, P और L या ADH? आपको बताना है। मैं कुछ ज्यादा एक्सप्लेन अभी नहीं करूंगा क्वेश्चन के बारे में, और जो आपको दिख रहा है, जो आपको लग रहा है देखिए, अगर लगता है बन सकता है तो बनाइए, नहीं लगता है ना, अगर नहीं बनता तो स्किप भी कर सकते हो। तो गर्भावस्था परीक्षण में किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? एग्जाम में भी क्या होता है, आप क्वेश्चन भले देखते हो लेकिन आपको खुद से समझना रहता है ना, कोई जो घूमते रहते हैं वो लोग भी तो बताने नहीं आते हैं जो भी चीज को। तो ये क्वेश्चन देखिए, जो भी आपको लगता है आंसर, आपको आंसर लिखना है। आपका 37वें नंबर का प्रश्न हो गया। 38वें नंबर का प्रश्न में चलते हैं जी। 38वें नंबर के प्रश्न में हो गया, सबको बन गया होगा। 38वें नंबर के प्रश्न में चलते हैं। 38वां नंबर का प्रश्न है, मिर्च में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाइकोपिन, कैप्साइनिन, कैरोटीन और एंथ्रोसाइनिन। मिर्च में जो तीखापन होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये आपका 38 नंबर का प्रश्न है। 38 नंबर का प्रश्न है, जो मिर्च में जो तीखापन होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मिर्च में जो आपका तीखापन होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाइकोपिन, कैप्साइनिन, कैरोटीन या एंथ्रोसाइनिन। जो भी आपको आंसर लगता है आपको आंसर लिखना है, ठीक है। ये आपका 38वें नंबर का प्रश्न हो गया। 39वें नंबर के प्रश्न में लोग बढ़ते हैं। फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या है? माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज या फ्रक्टोज। ये आपका 39 सेकंड लास्ट नंबर का प्रश्न है। सेकंड लास्ट नंबर का प्रश्न है, 39वां प्रश्न है। फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या है? माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज। फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या है? माल्टोज, राइबोज, उसके बाद आपका लैक्टोज, उसके बाद आपका फ्रक्टोज। फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या है? माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज। ये आपका 39वें नंबर का प्रश्न हो गया। फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या है? 39वें नंबर का प्रश्न हो गया। ये देखो, ये पार्ट 1 है ना, मैंने देखो हेडिंग में लिखा है बायोलॉजी क्लास टेस्ट पार्ट 1 करके। इसमें मैं आपको 4 ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब जो पार्ट 2 आएगा उसमें पूरा स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन रहेगा, पहले से बता दिया आप लोगों को ना, इसलिए मैंने पार्ट 1 लिखा है। पार्ट 1 में मैं आपको 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, और इसके बाद जो पार्ट 2 आएगा उसमें मैं स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आप लोग को पूरा कराने वाला हूँ। चलो ठीक है, तो ये आपका 39वें नंबर का प्रश्न हो गया। फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या है? माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज या फ्रक्टोज। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं भाई, आगे बात करते हैं हम लोग, चलते हैं। चलो आशीष, यहाँ आंसर नहीं करना है ना, अभी टेस्ट चल रहा है भाई आप लोग का। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पोषण के परजीवी तरीकों को दर्शाता है? कौन सा जीव पोषण के परजीवी तरीकों को दर्शाता है? ये आपका 40वां और अंतिम प्रश्न है।
कौन सा जीव पोषण के परजीवी तरीके को दर्शाता है? कस्कुडा, प्लाज्मोडियम, एस्केरिश या उपयुक्त सभी? जो भी आपको आंसर लग रहा है, जो भी आपको आंसर लग रहा है, क्या करोगे? आपको 40 नंबर लिखना है, उसके सामने में आंसर करना है। कौन सा जीव पोषण के परजीवी तरीकों को दर्शाता है? कस्कुडा, प्लाज्मोडियम, एस्केरिश या उपयुक्त सभी? आपका 40 नंबर का प्रश्न हो गया। चलो एक बार सब कंफर्म करो, सबका बना? सबका बना जी? एक बार जल्दी से मुझे कंफर्म कर दीजिए सब बना लिए, फिर अब मैं आंसर बताना शुरू करता हूँ। देखो अभी मैं एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा सभी क्वेश्चन को, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। एक्सप्लेन करूंगा तो बस आंसर बता देता हूँ ना, आंसर बता देता हूँ मैं सबका आंसर क्या होने वाला है। चलो ठीक है, चलो। लता जी बता रहे 1 से 4 तक के क्वेश्चन दिखाइएगा, मैं लेट से ज्वाइन की हूँ। ठीक है मैं दिखा देता हूँ भाई, 1 से 4 नंबर तक का क्वेश्चन ना। ठीक है 1 से 4 नंबर तक का क्वेश्चन उनको दिखा दे रहा हूँ जी। ठीक है क्योंकि 4 4 क्वेश्चन की बात है। 1 सेकंड ना। चलो ये पहला क्वेश्चन है, ये देखो ये पहला क्वेश्चन है, देख लो पढ़ लो आप। ये पहला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करेंगे ना, फटाक से देख लीजिए। लता जी फटाक से क्वेश्चन को देख लीजिए आप। ये पहला क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन। चलो ठीक है हो गया। हाँ पीडीएफ, पीडीएफ आपके उसमें डलेगा, पीडीएफ जो एप्लीकेशन है ना गंजी ट्यूटोरियल वाला एप्लीकेशन, वहां जाके आप इसको पीडीएफ को देख सकते हो। चलो ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये आपका दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन। यार आप लोग समय से क्यों ज्वाइन नहीं करते हो? मैंने बताया था ना 11 बजे से टेस्ट है करके। ये आपका दूसरा प्रश्न है, ये आपका दूसरा प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न हो जाएगा आपका। ठीक है दूसरा प्रश्न। आगे बात करते हैं तीसरा प्रश्न, देखो ये आपका तीसरा प्रश्न है। ये तीसरा प्रश्न हो गया, हो गया। आगे बात करते हैं ये चौथा प्रश्न, देखो ये चौथा प्रश्न है। चलो जी हो गया, चलो भाई ठीक है हो गया। चलो शुरू करते हैं, फिर हम लोग अब शुरू करते हैं, आंसर चेक करना प्रारंभ करते हैं। चलिए, और जो लोग लेट से ज्वाइन किए हो आप लोग इसका रिकॉर्डेड फॉर्म में जो वीडियो मिलेगा तो स्टार्टिंग से और देख लीजिएगा, और ईमानदारी से आप तेज दिलाइएगा। ठीक है क्योंकि देखो कई लोग अब सब आंसर कर लिए और फिर सब लोग अब क्वेश्चन पे जाएंगे तो फिर रुकना पड़ेगा। ठीक है तो उससे अच्छा आप लोग रिकॉर्डिंग सेशन में जाकर आप लोग देखिएगा। देखिए कभी कभी अत्यधिक व्यायाम, अब करना क्या है, आपने जो भी आंसर लगाया, जैसे पहला क्वेश्चन तो आपने जो भी आंसर लगाया तो सही है तो सही करोगे, गलत है तो गलत करोगे। तो पहला क्वेश्चन है, कभी कभी अत्यधिक व्यायाम करने के बाद हमारी पेशियों में ऐंठन होती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? क्योंकि क्या होता है, अनॉक्सिक शोषण होता है और लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसका सही आंसर आपका डी ऑप्शन। जिन्होंने पहला का डी ऑप्शन लगाया सब अपना सही करोगे, पहला का डी ऑप्शन आएगा, पहला का आपका डी ऑप्शन आएगा, पहला का डी ऑप्शन आएगा। आगे बात करते हैं ना, पहला का डी जी। आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखिए गलत कथन की पहचान कीजिए। अंत श्वसन के दौरान पसलियां बाहर की ओर जाती है, अंत श्वसन के दौरान डायफ्राम नीचे की ओर जाता है, या आपका उच्च श्वसन के दौरान पसलियां बाहर की ओर जाती है। एक्चुअल में इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें गलत कथन की पहचान करना था, उच्च श्वसन के दौरान पसलियां अंदर की ओर जाती है। ये आपका तीसरा, तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा आपका गलत हो जाएगा, तो आपको दूसरा का सी, दूसरा का सी हो जाएगा, है ना। दूसरा का क्या होगा? आपका सी होगा। ईमानदारी से आप लोग को सही और गलत करने हैं ना, अगर सही है तो सही करेंगे, गलत है तो गलत करेंगे। आपको दूसरा का सी। तीसरा देखिए, मानव श्वसन तंत्र के निम्नलिखित अंगों को ऊपर से नीचे तक व्यवस्थित करिए। फेफड़ा, डायफ्राम, श्वास नली या आपका स्वर यंत्र। तो क्या बोल रहा है? ऊपर से नीचे बोल रहा है, ऊपर से नीचे, है ना, ऊपर से नीचे। तो इसका सही आंसर क्या होगा जी? इसका सही आंसर आपका होगा, सबसे पहले तो कंठ नली आएगा, स्वर यंत्र आएगा, उसके बाद श्वास नली आएगा, श्वास नली के बाद आपका फेफड़ा आएगा, फेफड़ा के बाद डायफ्राम। तो दो, डायफ्राम सबसे नीचे में होता है, डायफ्राम का आपका सबसे नीचे में होता है, तो सबसे नीचे में आएगा। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका 4312। जिन्होंने आपका ये लगाया ना 4312, सबका आंसर सही है ना। तो आपका तीसरा का ए हो जाएगा, तीसरा का ए हो जाएगा, तीसरा का हो जाएगा। आगे बात करते हैं चौथा, शरीर की सबसे छोटी रक्तवाहिका कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे छोटी रक्तवाहिका आपका केशिका होती है, केशिका, है ना। चौथा का ए हो जाएगा, केशिका। यही केशिका क्या करती है? कैपिलरी, यही क्या करती है? ये आपका आर्टरी और वेन को कनेक्ट करने का काम करती है, मैंने पढ़ा था। आगे बात करते हैं, चौथा का आपका ए हो जाएगा। पांचवा, धमनियों को सर्वोत्तम रूप से उन वाहिकाओं के रूप में परिभाषित किया जाता है क्योंकि
ऑप्शन है रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक लेकर जाती है। वैसे आपको पूरे 4 ऑप्शन देंगे, मैं सीधा आपको आंसर बता रहा हूँ। ये करती क्या है, ये रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक लेकर जाती है। मैंने पूरा डायग्राम वगैरह बनाकर बढ़िया आप लोग को पढ़ाया था इसके बारे में। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये कौन सा नंबर का है जी, 5वां नंबर। तो 5वां का आंसर क्या होगा आपका, ए हो जाएगा। 5वां का आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 5वां का आंसर आपका ए हो जाएगा। ओमी साहब जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है ना, लेकिन यार 11 बजे क्लास होता है ना, आप लोग एक बार देख लीजिए करो। कई बार टेक्निकल इश्यू करना नहीं जाता है ना, तो 11 बजे क्लास होता है, तो कई लोग तो सब ज्वाइन कर लेते हैं 11 बजे। तो आप लोग ज्वाइन करके देखा, क्लास ज्वाइन करके आप लोग को देखना उस समय। ये एप्लीकेशन में आके आपको देखना है, जाहिर सी बात अगर लाइव होगा तो लाइव तो आपको दिखाएगा ही दिखाएगा। तो ये आपका 5वां का ए हो जाएगा। 5वां का ए हो जाएगा। 6वां, दोनों हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की उत्पत्ति के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो 6वां का आंसर होगा आपका आयरन की आवश्यकता होती है। किसकी, आयरन की आवश्यकता होती है। 6वां का आपका सी हो जाएगा। 7वां, मानव शरीर में कितने प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं पाई जाती है, तो मानव शरीर में कितने प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती है, आपको 5 प्रकार की। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। ठीक है, तो आपका इसका आंसर आपका 5 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, चलो, न्यूट्रोफिल, बैसोफिल, इयोसिनोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये सब मैंने आपको बताया था, याद आ रहा है। चलो, तो इसका सही आंसर आपका 5 हो जाएगा। आगे बात करते हैं, ये हो गया। आगे बात करते हैं, उसके बाद देखते हैं भैया, उस कथन की पहचान करें जो एटीपी के बारे में सत्य नहीं है। तंत्रिका आवेग प्रसार, एंजाइमों का स्त्राव, मांसपेशियों का संकुचन, प्रोटीन संश्लेषण। क्या बताओ, एटीपी एंजाइम पे स्त्रावन करती है, नहीं करती है ना। 8वां क्वेश्चन का आंसर आपका बी आएगा। एटीपी कहाँ आपका एंजाइम का स्त्रावन करती है, मैंने से पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा है ना। तो 8वां का क्या होगा आपका बी हो जाएगा। अब ऑप्शन से जा सकते थे आंसर तक, है ना। तो एटीपी एंजाइम का स्त्रावन नहीं करती है, तो 8वां का आपका बी हो जाएगा। 9वां नंबर के क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन, जाइलम के संदर्भ में गलत कथन का चयन करिए। देखो, जाइलम के संदर्भ को गलत कथन का चयन करना है। इसका सही आंसर क्या होगा आपका, इसका सही आंसर आपका थर्ड ऑप्शन। देखो, जाइलम यह भोजन तथा पोषक तत्वों का पत्तियों से पादप के अन्य भाग, यहाँ पर जाइलम बोल रहा है, जाइलम। तो जाइलम क्या करता है, आपका जड़ से ना, जड़ से किसको, जल को जड़ से जल को पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यह भोजन तथा पोषक तत्वों का पत्तियों से पादपों के अन्य भागों तक संवहन करता है। यही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा जी, इसका सही आंसर क्या होगा आपका, जाइलम के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है, इसका सही आंसर आपका सी ऑप्शन, 9 का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 9 का सी ऑप्शन, 9 नंबर का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। 9 का सी ऑप्शन हो जाएगा। चलो 10वां प्रश्न बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न क्या, देखो, मूत्र बनते समय किसमें परानिस्पंदन होता है, बोमन, संपुट, समीपस्थ, संवलित नलिका, दूरस्थ संवलित नलिका या संग्रहण नलिका। देखो, मैंने पढ़ा था आप लोग को उत्सर्जन तंत्र के बारे में, जिसमें मैंने नेफ्रॉन बताया था, है ना। मैंने बताया था बोमन, संपुट, नेफ्रॉन के ऊपर कप जैसी संरचना होती है, बताया था आप लोग को। ठीक है, उसी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे पतली 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 नलिका होती है, वही आपका क्या करती है, एक प्रकार से फिल्ट्रेशन करने का कार्य करती है, ये बताया था आप लोग को। तो मूत्र बनते समय किसमें परानिस्पंदन होता है, इसका सही आंसर आपका बोमन संपुट, है ना। इसका सही आंसर आपका बोमन संपुट। तो आपका 10वां नंबर का सही आंसर आपका बोमन संपुट हो जाएगा, ए हो जाएगा। 10वां का आपका ए हो जाएगा। आगे बात करते हैं 11 नंबर, खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है, ये आपको 11वां नंबर का प्रश्न है। तो 11वां नंबर का प्रश्न किसका, क्या इसका आंसर क्या होगा, खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक मतलब इनवॉलेंट्री जो प्रोसेस होता है, उसको किसके द्वारा नियंत्रित करते हैं, तो आपका मेडुला ऑब्लिगेंटा। तो आपका 11 का ए हो जाएगा, 11 का आपका ए हो जाएगा। खांसी और छींक जैसी जो अनैच्छिक आपका गतिविधियां, इनवॉलेंट्री जो प्रोसेस है, उसको मेडुला ऑब्लिगेंटा के द्वारा नियंत्रित करते हैं। तो 11 क्वेश्चन का आंसर आपका ए हो जाएगा। 11 का आपका ए हो जाएगा। 12 क्वेश्चन में लोग बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन क्या है, मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में न्यूरॉन के किस भाग से जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो मैंने बताया था न्यूरॉन की आपका सबसे अंतिम में ऐसे साखित नुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, मानव तंत्रिका के संदर्भ में न्यूरॉन के किस भाग से जानकारी प्राप्त होती है, इसका सही आंसर आपका डेंड्राइट्स हो जाएगा। 12 क्वेश्चन का आंसर आपका सी हो जाएगा। 12 का सी या 12 का थर्ड। ठीक है, तो 12 का आपका सी हो जाएगा। 13वां नंबर के प्रश्न बढ़ते हैं। नेत्र गोलक की बाहरी परत में उपस्थित होता है, ठीक है, अब बताना नेत्र परत की बाहरी परत में क्या उपस्थित होता है, श्वेत पटल। मैंने बताया था 3 परत होते हैं, सब बताया था 3 परत कौन कौन से होते हैं, आपका स्क्लेरा, श्वेत पटल, उसके बाद बीच वाला होता है, बताया था कोरोइड, उसके बाद नीचे वाला रेटिना, सब पढ़ा दिया मैंने। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, श्वेत पटल हो जाएगा, है ना। 13 नंबर का आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। 13 नंबर का डी ऑप्शन होगा। 13 नंबर का आपका डी ऑप्शन होगा, पढ़ा दिया था। आगे बात करते हैं 14 नंबर, मानव कान के उस हिस्से को क्या कहेंगे जो श्रव्य ध्वनि तरंगों से संबद्ध दाब में होने वाले परिवर्तनों को वैद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। इसका सही आंसर आपका कर्णावृत। जिन्होंने अगर बी ऑप्शन लगाया, जिन्होंने बी ऑप्शन लगाया, सबका आंसर सही है। इसको कॉकलिया के नाम से जानते हैं। अब ये नया क्वेश्चन था आप लोग के लिए, हाँ, लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से इसको याद रखना है कि मानव कान के उस हिस्से को क्या कहेंगे जो श्रव्य ध्वनि तरंगों से संबद्ध दाब में होने वाले परिवर्तनों को वैद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। इसका सही आंसर आपका कर्णावत या काकलिया हो जाएगा। आगे बात करते हैं
नेत्र के किस भाग में एक वर्णक मौजूद होता है जिसके कारण नेत्र भूरे, नीले या काले रंग के होते हैं? मैंने पढ़ा है आप लोग को, देखो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा है, मैंने ये पढ़ा था कि नेत्र के रंग के लिए कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये पढ़ा था, याद आ रहा है? आरिश, आरिश बता दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जब का आरिश हो जाएगा, इसका सही आंसर आरिश। तो 15 का आंसर आपका सी हो जाएगा, 15 का आंसर आपका सी होगा, इसका सही आंसर आपका आरिश हो जाएगा, इसका सही आंसर आरिश, 15 का आपका सी। 16 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, अगर आदमी की याददाश्त कमजोर हो जाए तो किस मतलब ब्रेन के कौन सा हिस्सा घायल हो गया है? मज्जा, सेरिबेलम, सेरिब्रम या हाइपोथैलेमस? बताओ, मैंने किस बताया था किसको हायर माइंड कहते हैं? सेरिब्रम को कहते हैं, है ना? सेरिब्रम को हायर माइंड कहते हैं, बताया था जी। तो 16 का सही आंसर आपका थर्ड ऑप्शन सेरिब्रम हो जाएगा, इसी को हायर माइंड के नाम से जानते हैं। तो बोल रहे हैं कि अगर आदमी की याददाश्त कमजोर हो जाए तो कौन सा हिस्सा घायल हो गया? तो सेरिब्रम हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका थर्ड ऑप्शन सेरिब्रम हो जाएगा। पढ़ाया था मैंने, हायर माइंड के बारे में बताया था, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछे हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ये आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सेरिब्रम हो जाएगा जी आपका 16 नंबर का आंसर। 17वां नंबर में चलते हैं। कौन सा मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? मुख्य सोचने वाला भाग है पश्चिम मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा आपका? प्रमस्तिष्क। इसी प्रमस्तिष्क को ही तो क्या बोलते हैं? सेरिब्रम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं आपका? सेरिब्रम, इसी को तो सेरिब्रम कहा जाता है ना? और ध्यान रखना, मैं पहले से बता रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश नाम आप लोग याद करिएगा, हिंदी इंग्लिश नाम आप लोग याद करिए, कुछ कुछ चीजों में आपको याद करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर बहुत टफ लग रहा है कोई कोई चीज, है ना, तो देख लीजिए कि वहां से क्वेश्चन पूछते हैं क्या हिंदी इंग्लिश दोनों नाम से। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली आप याद करिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो कौन सा मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? इसका सही आंसर आपका प्रमस्तिष्क हो जाएगा, जिसको सेरिब्रम के नाम से जाना जाता है। आपका 17वां नंबर का प्रश्न है, मतलब 17 का आपका बी हो जाएगा, 17 का बी। 18, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? अब कौन सा पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा नहीं बोला जा रहा है? पश्चिम मस्तिष्क मतलब आपका हिंड ब्रेन का पार्ट नहीं है। हिंड ब्रेन में कौन कौन से पार्ट होते हैं? मैंने पढ़ा था आप लोग को, सेरिबेलम, और उसके बाद पोन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लागेंटा, है ना? तो मेडुला ऑब्लागेंटा तो होता है, ठीक है, पोन्स वेरोलाई भी होता है, और आपका आपका सेरिबेलम भी होता है, लेकिन आपका ये हाइपोथैलेमस नहीं होता। तो इसका सही आंसर आपका हाइपोथैलेमस हो जाएगा, ठीक है। 18 का बी हो जाएगा, 18 का क्या होगा? जब आपका बी हो जाएगा, 18 का क्या होगा? आपका बी हो जाएगा, 18 का बी आंसर होगा। आगे बात करते हैं 1900 नंबर का प्रश्न। अनुमस्तिष्क अर्थात सेरिबेलम के लिए कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है ना, कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है, आपको बताना है। 1900 नंबर का प्रश्न है, यह मस्तिष्क के पश्च क्षेत्र में स्थित है, सेरिबेलम बिल्कुल सही है। यह गति, वाणी, दृष्टि, गंध, स्वाद, श्रवण, बुद्धि आदि को नियंत्रित करता है, यही आपका गलत है, यही आपका गलत है। नीचे देखो, यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग है। पहला और तीसरा तो एक ही जैसा ऑप्शन है। चौथा, यह शरीर के संतुलन को बनाकर रखता है, बिल्कुल सही ये भी। तो इसका सही आंसर आपका सेकंड ऑप्शन। तो 19 का आपका सेकंड आएगा, 19 का आपका बी आएगा, 19 का आपका बी ऑप्शन आएगा, 19 का आपका बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं हम लोग, 20वां नंबर के प्रश्न में बढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से चिंतन के लिए उत्तरदायी होता है? पश्चिम मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क? अभी जस्ट मैंने बताया था, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से चिंतन के लिए उत्तरदायी होता है। सेम क्वेश्चन लेकिन अलग फॉर्मेट में पूछा है ना? आप लोग को पता है कौन सा आपका मस्तिष्क होता है? आपका सेरिब्रम होता है, लेकिन सेरिब्रम किस में पाया जाता है? अग्र में, मध्य में कि पश्चिम में? तो अग्र में पाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर आपका अग्र मस्तिष्क हो जाएगा। तो आपका 20वां का ना, आपका ये 20वां क्वेश्चन का सही आंसर आपका डी ऑप्शन होगा, 20वां का आपका डी ऑप्शन। 20वां का सही आंसर क्या होगा? जो आपका डी ऑप्शन होगा, 20वां का सही आंसर आपका डी ऑप्शन होगा। चलो आगे बात करते हैं, 21वां नंबर के प्रश्न बढ़ते हैं। 21वां नंबर का प्रश्न, मानव फेफड़ों का कौन सा भाग गैसों के विनिमय के लिए पिष्ट प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर आपका एल्वियोली, 21वें नंबर का डी, 21वें नंबर का डी। इसी को आपका एयर सैक बोलते हैं, इसी को हिंदी में वायु कोष्ठिका के नाम से भी जानते हैं। मैंने एल्वियोली ये नाम भी आपको मैं पढ़ा था, इसके बारे में मैंने जिक्र किया था जब मैं श्वसन तंत्र पढ़ा था, तो है ना? तो मानव फेफड़ों का कौन सा भाग गैसों के विनिमय के लिए पिष्ट प्रदान करता है? इसका सही आंसर आपका एल्वियोली। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यही क्या होता है? गैस क्षमता है, मैंने बताया था आप लोग को। इसका सही आंसर आपका एल्वियोली होगा, तो आपका 21 का डी हो जाएगा। 22वां, अमाशय द्वारा स्रावित बलगम की भूमिका क्या होती है? अमाशय की परत की रक्षा करना, वसा को पचाना, भोजन को कीटाणु को मारना, और प्रोटीन को पचाना, है ना? भोजन में कीटाणु को मारना, फिर प्रोटीन को पचाना। तो अमाशय के द्वारा स्रावित बलगम, अमाशय से जो एक आपका बलगम स्रावित होता है वो अमाशय की परत की रक्षा करता है, इसी को क्या बोलते हैं? आपका म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं, श्लेष्मा झिल्ली कहा जाता है। तो आपका ये 23वां नंबर का आंसर क्या होगा? आपका ए हो जाएगा। 23वां का क्या होगा? जो आपका ए हो जाएगा, ये आपको रखना है। 23वां की 22वां है? 22वां है क्या? 22वां, 22वां का क्या होगा आपका? एक, क्योंकि इससे पहले मैंने 21वां कराया था, तो ये आपको 22वां हो जाएगा। तो अमाशय द्वारा स्रावित बलगम की भूमिका क्या है? तो ये अमाशय की परत की रक्षा करते हैं, तो 22वां का ए ऑप्शन हो जाएगा। 23वां, सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका क्या कहलाती है? सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका क्या कहलाती है? तो 23वां का हो जाएगा जी आपका मोनोसाइट, सी हो जाएगा, ठीक है। 23वां का आपका सी हो जाएगा, मोनोसाइट। इसको याद रखिएगा, ये आप लोग के लिए नया क्वेश्चन था, है ना?
ये आपका नया क्वेश्चन था। हाँ, इसको मार रहा हूँ कि इसको हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया। हाँ, लेकिन आपको पता लग गया कि इस भैया सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका क्या कहलाती है, तो आपका मोनोसाइट कहलाती है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, 24वें नंबर के प्रश्न बढ़ते हैं। 24वें नंबर का प्रश्न क्या देखते हैं, कमजोर मसल्स और बहुत कम ऊर्जा वाले व्यक्ति विटामिन बी1 की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन से रोग से ग्रसित होते हैं। मतलब सीधी सी बात है, विटामिन बी1 की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, आपका बेरी बेरी नामक रोग होता है। ठीक है, तो आपका 24वां नंबर का आंसर आपका डी हो जाएगा। 24 का आपका डी हो जाएगा। 24 का क्या होगा, जब आपका डी हो जाएगा। 24 का आपका डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं 25वें नंबर के प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। 24 का डी हो जाएगा ना। 25वें नंबर के प्रश्न बढ़ते देखिए, मनुष्य में आमतौर पर अलिंग गुणसूत्र के जोड़ों की संख्या कितनी होती है, अलिंग गुणसूत्र से, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है आपका, 46 होता है, जिसमें से आपका 22 जोड़ा क्या है आपका, ये आपका हमारे बॉडी का निर्माण करता है, शरीर का निर्माण करता है। और 23वां जोड़ा ये आपका लिंग का निर्धारण करता है, सेक्स को डिसाइड करता है। तो अलिंग गुणसूत्र के जोड़े की संख्या कितना आपका 22 है। तो जिन्होंने आपका 22 लगाया सबका आंसर आपका सही हो जाएगा। तो 25 का डी, 25 का क्या होगा, जो आपका डी हो जाएगा। 25 का आपका डी हो जाएगा, है ना। 25 का आपका डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं 26वां प्रश्न, कौन सा एक अग्नाशय ग्रंथि के बारे में सही है। अग्नाशय ग्रंथि पाचक और अंतःस्रावी दोनों का एक भाग है, बिल्कुल सही है। अग्नाशय ग्रंथि एक मिक्स्ड ग्लैंड है ना। यहाँ से एंजाइम का भी सिक्रेशन होता है और यहाँ से हार्मोन का भी सिक्रेशन होता है। तो आपका 26वें नंबर का प्रश्न का आंसर क्या होगा, आपका सी होगा। 26वें का क्या होगा, जो आपका सी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं 27वें नंबर का प्रश्न क्या था हमारा, कौन सा अनुक्रम मानव पाचन तंत्र के संबंध में सही है। सबसे पहले अंतर्ग्रहण होगा, अंतर्ग्रहण के बाद पाचन होगा, पाचन के बाद अवशोषण होगा, अवशोषण के बाद स्वांगीकरण होगा, स्वांगीकरण के बाद मल त्याग होगा। मतलब ये आपका जो 27वां नंबर का प्रश्न है, इसका सही आंसर आपका ये थर्ड हो जाएगा। ठीक है, थर्ड हो जाएगा, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, उसके बाद आपका मल त्याग, है ना। तो 27वें नंबर का जो आंसर क्या होगा, जब आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए, 27वां का सी हो गया। 28वां, बस 13 क्वेश्चन और बचा है। 28वां क्या है, पीयूष ग्रंथि को मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। अब देखो इसमें फंसने वाला कुछ नहीं है, क्या हो रहा है, पीयूष ग्रंथि को मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि क्यों कहा जा रहा है। अब ऑप्शन को पढ़िए ना, देखो यह अन्य ग्रंथि या अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर रहा है, तभी तो हम लोग क्या बोले, इसको मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि कह रहे हैं ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी, थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन। 28वां नंबर का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 28वां का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए, मानव पाचन तंत्र के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है। छोटी आंत अति कुंडलित और उसमें हजारों दीर्घ रोम है, तो पहला तो आपका बिल्कुल सही है। पित्ताशय द्वारा स्रावित पित्त रस को यकृत ग्रहण करता है। भैया आपका यकृत थोड़ी ना ग्रहण करता है इसको, यकृत बनाता है, यकृत आपका पित्त रस का निर्माण करता है, इसलिए क्या होगा आपका, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सेकंड वाला क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो 29वां का आपका बी हो जाएगा। आपका पित्त रस को कौन बनाता है, आपका यकृत बनाता है, जबकि उसका स्टोरेज कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है। जब एक्सिस्ट अमाउंट में बन जाता है, तब मैंने पढ़ा था आप लोग को। लेकिन यहाँ तो उल्टा बोल रहा है कि पित्ताशय और स्रावित पित्त रस को यकृत ग्रहण करता है, यकृत ग्रहण नहीं करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर 29 का आपका बी हो जाएगा। 30वां नंबर का प्रश्न बढ़ते हैं, बीसीजी वैक्सीन किस बीमारी की रोकथाम के लिए दी जाती है। इसका सही आंसर पर टीबी है ना, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, इसके आपका रोकथाम के लिए बीसीजी की वैक्सीन दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका 30वां नंबर का ए हो जाएगा, 30 का ए हो जाएगा, है ना। 30वां नंबर का आंसर आपका ए हो जाएगा। अब बात करते हैं 31वां नंबर का प्रश्न। ठीक है, 31वां नंबर का प्रश्न क्या देखिए, 31वां नंबर का प्रश्न है, निमोनिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। लंग्स को, हमारे फेफड़े को, ये हमारे फेफड़े को प्रभावित करता है। तो 31 का बी हो जाएगा, 31 का बी हो जाएगा, 31 का बी। अब बात करते हैं 32वां नंबर। ठीक है, 32वां नंबर क्या देखो, मलेरिया और कालाजार किससे कारण होता है, तो ये होता है प्रोटोजोआ। पापा काम पर सोते हैं, तरीका याद आ रहा है, पापा काम पर सोते हैं, मैंने तरीका बताया था, है ना। तो जो प्रोटोजोआ है, इसी से आपका मलेरिया और कालाजार नामक बीमारी होता है। तो ये कौन से नंबर का है जी, ये आपका है कौन से नंबर का हो जाएगा आपका, आपका 32 से 31 है, 32वां। तो 32वां नंबर का आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 32वां का सी हो जाएगा। 33वां, शरीर का निद्रा जगाने का चक्र किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, प्रोजेस्टेरॉन, मेलाटोनिन। तो मैंने पढ़ा था मेलाटोनिन, जाहिर सी बात है। 33 का आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा, 33 का आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर होगा 33 का। ठीक है, आगे बात करते हैं, 7 क्वेश्चन और बच गया भाई, है ना। 34वां, कौन सा हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपापचय को नियंत्रित करता है, ताकि विकास के लिए सर्वोत्तम संतुलन प्रदान किया जा सके। मैंने पढ़ा था किसमें, जब मैंने थायराइड ग्रंथि पढ़ा था, तो बताया था आपको, ये हमारे बॉडी में होने वाले मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को नियंत्रित करता है, मैंने पढ़ा था जी, है ना। तो यही तो बोला जा रहा है कि वह हार्मोन जो अग्नाशय द्वारा निर्मित होता है और रक्त शर्करा के इस तरफ, अच्छा ये क्वेश्चन था क्या, कौन सा हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपापचय को नियंत्रित करता है, ताकि विकास के लिए सर्वोत्तम संतुलन प्रदान किया जा सके। इसका सही आंसर आपका थायरॉक्सिन। तो 34 का ए, 34 का क्या होगा, जब का ए हो जाएगा, 34 का आपका ए हो जाएगा। ठीक है,
आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। देखिए, वह हार्मोन जो अग्नाशय द्वारा निर्मित होता है और रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने में मदद करता है। तो 35वां का आपका बी हो जाएगा, 35वां का आपका बी हो जाएगा इंसुलिन नामक हार्मोन, 35वां का आपका बी हो जाएगा। ठीक है, कई बार मैंने पढ़ाया भी है, कई बार एमसीक्यू के माध्यम से भी इसको सॉल्व कराया है। तो 35वां का बी। 36वां, कौन सी कोशिका नर शुक्राणु और मादा अंडे के मिलन का उत्पाद है? ये आपका 36वां नंबर का प्रश्न है। इसका सही आंसर आपका युग्मनज। ठीक है, जो क्या बनता है, जो आपका युग्मनज बनता है। ठीक है, युग्मनज। इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा। कौन सी कोशिका नर शुक्राणु और मादा अंडे के मिलन का उत्पाद है? मतलब जब स्पर्म है और जब ओवम आपस में मिलते हैं तब किसका निर्माण होता है? आपका युग्मनज का, जाइगोट का निर्माण होता है। फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है, मैंने पढ़ा है। तो इसका सही आंसर क्या आपका युग्मनज हो जाएगा। तो कौन सी कोशिका नर शुक्राणु और मादा अंडे के मिलन का उत्पाद है? तो आपको युग्मनज हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं जी। तो ये कौन सा नंबर का था युग्मनज यार? ये आपका 35 की 36, 36वें नंबर का था ना, 36वें नंबर का था। तो 36 का आपका बी ए हो जाएगा, 36 का ए ना, 36 का ए है जी, 36 का ए हो जाएगा। 37वां नंबर में हम लोग बढ़ते हैं। गर्भाशय परीक्षण में किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, है ना। मैंने बोला था अगर पता है तो लगाइएगा, अदरवाइज स्किप कर सकते हो। तो इसका सही आंसर आपका HCG है ना, ह्यूमन कोरियोनिक। इसको इसका फुल फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, देखो, ह्यूमन है ना, ह्यूमन ह्यूमन कोरियोनिक गैनेडोटाइपिन, ह्यूमन ह्यूमन कोरियोनिक, कोरियोनिक, फिर आपका गोनेडोट्राइपिन। ये थोड़ा नाम टफ है जी। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये आपको पता होना चाहिए। HCG है ना, HCG इसका आंसर हो जाएगा, HCG इसका आंसर हो जाएगा। तो आपका ये कौन सा नंबर का प्रश्न था? ये 37वें का, 37वें नंबर का आपका बी हो जाएगा, 37वें का बी हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। मिर्च में तीखापन, 38वें नंबर का आंसर आपका कैप्साइनिन। 38वें नंबर का आंसर आपका बी हो जाएगा, 38वें का आपका बी होगा। ठीक है, 38वें का आपका बी होगा। 39वां में बढ़ते हैं भैया। फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या है? फ्रक्टोज। 39वां का क्या होगा आपका? डी ऑप्शन, 39वां का डी, फ्रक्टोज, जिसको फ्रूट शुगर के नाम से जानते हैं, मैंने पढ़ाया था आप लोग को। ठीक है, ये 39 का डी। 40 क्या आपको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पोषण के परजीवी तरीकों को दर्शाएगा? कस्कुडा, प्लाज्मोडियम, एस्केरिसिस या उपयुक्त सभी? तो 40 का आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 40 का आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो ये मैंने आप लोग को पूरा आंसर बता दिया, पूरा मैंने आंसर बता दिए। और तरीका मैंने बताया था, जितना आपका करेक्ट हुआ, जितना सही हुआ है उसमें आपको गुना 1 करना है, और गलत हुआ है उसमें गुना 0.25 करना है। एक बार समझ लीजिए, जैसे कि कोई आपका 15 क्वेश्चन बना है, 15 में अगर 10 सही है तो 10 गुना 1 करोगे तो 10 हो गया, और 15 में 5 गलत है तो 5 गुना क्या करोगे? 0.25 करोगे, तो कितना हो जाएगा आपका? ये 1.25 हो जाएगा। फिर 10 में 1.25 को घटा दोगे, कितना आएगा? 8.75। इस प्रकार से आपको नंबर कैलकुलेट करके बताना है, इस प्रकार से आपको नंबर कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको नंबर कैलकुलेट करके बताना है। चलो जी, चलो बताना है। ह्यूमन कोरियोनिक गैनेडोट्रोपिन, गैनेडोट्रोपिन, हाँ वही तो बताया जी आपको, गैनेडोट्रोपिन। नागेश्वर जी 13 गलत हो गया, बाप रे, 13 गलत कर रहे हो भाई पढ़ने के बाद भी यार। देखो, मेरा टेस्ट लेने का उद्देश्य ये था कि आपको ये भी समझ में आए कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कैसे को नहीं करना है। एकदम टू द पॉइंट में क्वेश्चन देता, पढ़ाया हूँ, सीधा सीधा मैं पूछ देता तो सबका बन जाता, लेकिन एग्जाम ऐसा नहीं करता ना भाई। चलो, नहीं पूरा नंबर बताओ नीलिमा, पूरा नंबर, ऐसा नहीं बताना है, सबको नंबर बताना है, नंबर बताना है, कितना आप लोगों ने नंबर हासिल किए। चलो कौन टॉप किए पता लग जाएगा। चलो जल्दी से नंबर बताओ, बताना। जैसे कि 15 क्वेश्चन, तो 15 में कोई 10 सही किया है तो 10 गुना 1 10 हो गया, और 5 गलत हुआ है तो 5 गुना 0.25। कैलकुलेटर का यूज करिए ना आप लोग, कैलकुलेटर का यूज करिए, जितना गलत हुआ है उसको 0.25 से गुना करिए, फिर जितना सही हुआ इसमें से उसको घटा दीजिए, सीधी सी बात है। नंबर बताइए, 1 सेकंड ना, 1 सेकंड। चंपेश का 33, रुको यार मैं लिख दे रहा हूँ ना, लिख दे रहा हूँ, 1 सेकंड। अच्छा सब बता ही रहे हो क्या फटाफट? 1 सेकंड पढ़ ही दे रहा हूँ भाई। 1 सेकंड में देखता हूँ। कुमुदनी का आया है आपका 35, मनीषा का 37, नीलिमा का 34, चंपेश का 33, मनीषा का 37.5। ठीक है, किरण का 34, किरण कुमार का 34.25। और बताइए, अभी तक मनीषा का सबसे बढ़िया है। अच्छा मनीषा आपका 33 है क्या? 33 आया आपको, ठीक ठीक। चलो मनीषा का 33 है, मनीषा का 33 है। तो अभी तक आपका नीलिमा और किरण जी, आप दोनों का सेम है, 34.25। और आशा करिए बाकी सब के सब देख रहे हो भाई ना, किसी को अपना नंबर नहीं बताना है। देखो आंसर, नंबर बताओ ना सब, नंबर बताओ।
नीलिमा अच्छे से तैयारी करो जी, आपका तैयारी बहुत बढ़िया है। चंपे जी सब अब अच्छे से तैयारी करो सब। जिसका आपका 30 से ऊपर आया ना, जिसका 30 से ऊपर आया है, सबका तैयारी बहुत बढ़िया है। पुष्पा जी आपका 29 है। चंपेश, किरण, मनीषा बहुत बढ़िया आप लोग का। अतुल्ला खान जी आपका कम हो गया भाई, 28 नंबर। अतुल्ला जी कम हो गया थोड़ा आपका। चलो, प्रियंका जी का 21, विमला जी का 28। बताओ क्वेश्चन आप लोग को पसंद आया ना? क्वेश्चन पसंद आया ना? मैंने जानबूझ के बता रहा हूँ ना, मैं जानबूझ के मैंने टू द पॉइंट क्वेश्चन नहीं किया है। अगर ऐसा रहेगा तो सब क्वेश्चन बनेगा, एकदम खुश हो जाओगे, एकदम उड़ने लग जाओ कि हाँ हमसे सब क्वेश्चन बन रहा है। और जब क्वेश्चन थोड़ा टफ आता है ना, तब दिमाग में टेंशन आता है कि हाँ भाई थोड़ा टफ क्वेश्चन है और थोड़ा ध्यान देना है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए मैंने इस प्रकार से क्वेश्चन दिए, पहले से बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसको गलत वे मत लेना कि सर आपने तो ये सब पढ़ा है, वैसा टाइप का क्वेश्चन नहीं आया है, नहीं दिए हो आप। मैं जानबूझ के नहीं दिया हूँ, पहले से बता दिया हूँ आप लोग को, है ना? चलो तो और बताइए, और बताइए। लता जी का 27 है, जितेंद्र जी का 29 सही, 3 स्किप, 8 गलत। देखो यार, गलत को कम करो, गलत को कम करो, बता रहा हूँ ना, ये गलत है जो माइनस मार्किंग में पूरा ले जाता है। गलत को थोड़ा कम करिए आप लोग। और आंसर करिए, कुछ ही लोग बताए ना, और आंसर करिए, और आंसर करो जी सब। ठीक है भाई, मत करो, जितने लोग हैं नहीं कर रहे हो ना। चलो ठीक है, ठीक है। फिर आप लोग इवनिंग में भी केमिस्ट्री को भी अच्छे से पढ़िएगा। केमिस्ट्री का भी इवनिंग में आपका टेस्ट होगा। बाकी सब नंबर बताओ ना। मनीषा जी का 34, मनीषा ठाकुर का। आशीष जी का 34। आशीष गजब यार, आप तो लेकिन लेट से ज्वाइन किया हो ना। चलो, मनीषा का 34, आशीष का 34। चलो कोई बात नहीं नीलिमा जी, आप बाद में देख लेना, बाद में देख लेना। ठीक है, ठीक है। अच्छा, किरण जी बोल रहे हैं आज्ञा दीजिए। चलो ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट नेक्स्ट टेस्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्वेश्चंस पसंद आया होगा आप लोग को, और जो गलतियां हुई उसको देखिए, अच्छे से रिवाइज करिए, डेफिनेटली चीजें अच्छी होंगी। चलो ठीक है। और बाकी जितने लोग नंबर नहीं बताओ ना, देख लो भाई, देख लो, ठीक है।